12वीं क्लास में आपको पता है हम थीम्स पे चर्चा कर रहे हैं और 3 थीम्स मतलब 3 किताबें हमें पढ़नी है जिसमें एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न तीनों कवर होने वाली है। आज उसी चर्चा का दूसरा चैप्टर हम देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। शुरू करें चर्चा। आज हम बात करेंगे राजाओं की और किसानों की और साथ में कुछ शहरों की, कुछ टाउन्स की भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है इसको देख लें। टाइम फ्रेम आपका है 600 बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट से लेके 600 आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो ये एडी जो है एडी 600 और यहाँ पर आपका बीसी 600, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर किसी को टाइमलाइन समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो वो चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी, जब से हमने शुरू की है चर्चा 6वीं क्लास से, हम जब से चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तब से हम इस टाइमलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और समझ रहे हैं। आप वहाँ से इस टाइमलाइन को बहुत ही विस्तार में समझ सकते हैं। ओवरव्यू जैसा हम हमेशा देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमें पता चलेगा कि शुरुआती स्टेट्स कैसे आई इंडिया की। महाजनपद के बारे में देखेंगे, जो किंगडम बनता है मगध उसके बारे में जानकारी लेंगे। और मगध जब किंगडम बनता है उसके बाद जो राजवंश आते हैं, जैसे मौर्य मौर्य आते हैं, तो मौर्य की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, नंद के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो भी राजा होंगे महान, उनके बारे में जानकारी लेंगे। जो कुछ चीफ और चीफडम्स होंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीफ्स आएंगे। फिर कुषाण और गुप्त आने वाले हैं। फिर कॉइन और किंग्स, मतलब जो सिक्के टकसाल में या मिंट में जो सिक्के बनाए जाते थे, किस प्रकार के सिक्के बनाए जाएंगे, उनमें भाषा कौन सी यूज़ होगी, इस तरीके की डिटेल्स पर भी हम ध्यान देने वाले हैं। और फाइनली हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की। हम बात करेंगे जो इंस्क्रिप्शंस या फिर रॉक एडिक्ट्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, चाहे तांबे का पत्ता हो या फिर किसी पत्थर की जगह हो या फिर कोई बर्तन हो, उसके ऊपर जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो किस स्क्रिप्ट में, किस भाषा में लिखी गई थी। क्या वो खरोष्टी में या ब्राह्मी में लिखी गई थी, या फिर जहाँ पर भी इन भाषाओं का प्रयोग हुआ उनका कोई जोग्राफिकल स्टैंडिंग था, कोई ऐसी जगह थी जिसके हिसाब से इस भाषा को यूज़ किया हो। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, स्थिति ऐसी है, मान के चलिए कि आप साउथ ऑफ इंडिया में जाते हैं और वहाँ पर अगर आप हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है आपकी जो बात है वो कोई ना समझ पाए। और वहीं पर अगर आप उनकी, मान के चलिए आप तमिलनाडु जाते हैं और तमिल में बात करते हैं तो तमिल भाषा वहाँ पर समझ में आ जाएगी। क्या उसी वजह से तो ऐसा नहीं था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया गया था? इस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये टाइमलाइन हम बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक और बार बताता हूँ। ये जो ऋग्वेद का समय है ये लगभग 1500, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले हम ऋग्वेद लिख के बैठे थे। ठीक है, पहली चीज़ ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्राइस्ट से 1500 साल पहले हमने ऋग्वेद लिख ली। अब ऋग्वेद में सोसाइटी किस तरीके की थी आपको पता है। धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स आ रही थी इंडिया में। इसके अलावा जो पेस्टोरलिस्ट हैं, जो नोमैडिक लाइफस्टाइल है, जो जानवरों को पालने का काम है, वो दक्कन में, डेक्कन में और साउथ में ये भी चल रहा था। साथ में मेगालिथिक कल्चर था। मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े पत्थरों में ये क्या बनाया करते थे, कब्रें बनाया करते थे। ये चीज़ भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ी है, इसको भी आप हमारे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है नए नए किंगडम्स बनेंगे, जो नई स्टेट्स आएंगी, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके किंगडम्स बनेंगे। और किंगडम्स जब और ज़्यादा कंसोलिडेट होंगे तो एक बिगर यूनिट बनता है जिसको आप कहते हैं एम्पायर। और इस एम्पायर का जो राजा होगा उसको आप एम्परर कहेंगे, जैसे कि एम्परर अशोक की भी हम चर्चा करेंगे। सीधे हाथ पे देखना बहुत ज़रूरी है। ये आर्ट एंड कल्चर की जितनी भी चर्चा होती है उनमें पिक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधे हाथ पे देखिए, सांची में इंस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे पत्थर के ऊपर। अब मेगालिथिक कल्चर क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ किया जाता था, और बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ करा जाएगा, उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो डेड बॉडी है उसको उस पत्थर के अंदर रख देंगे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ करता था, फैमिली बरियल हुआ करते थे, मतलब कि एक ओपनिंग छोड़ दी जाएगी। तो एक आदमी अगर फैमिली में मरा उसको इसमें गड़ा दिया, 20 साल बाद कोई और मरा तो उसको भी इसी में गाड़ दिया। इस तरीके की प्रथाएं चलती थी। लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमें पता है। तो खाने की चीज़, ज्वेलरी और भी चीज़ों को रख दिया जाता था। और मेगालिथिक कल्चर में भी यही हुआ करता था। जो मेगालिथिक ग्रेव्स हैं उनमें से आपको पत्थर मिलते हैं बड़े बड़े। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, बर्तन मिलेंगे। बर्तन जो मिल रहे हैं उसके साथ आपको लोहे की चीज़ें मिलेंगी, लोहे के चाकू या ये तमाम चीज़ें भी आपको उसमें देखने मिल जाएंगी। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे। और अगर आयरन मिल रहा है, मतलब ये जो कल्चर है ये आयरन एज से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता था, बिलोंग करता था। अब यहां से बात शुरू होती है कि जो 6th सेंचुरी है, मतलब 600 BC जो है, ये ही क्यों हम ले रहे हैं। आखिर हमने जो टाइमलाइन एनालाइज करने का प्रयास किया वो यहीं से क्यों किया, वो इसी वजह से क्योंकि यही ऐसा समय था जब आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में एक टर्न आता है।
एक घुमाव आता है, एक चेंज आता है। यहाँ पर आप देखिए अर्बनाइजेशन शुरू हो रही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आप देखेंगे दूसरी बार अर्बनाइजेशन का मुंह देखने मिलता है आपको 600 BC में। इसके पहले तक छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करते थे। आप देखिए धीरे धीरे स्टेट्स डेवलप होंगी जिनको आप महाजनपद कहते हैं। ये भी आपको 6th century BC में देखने मिलेगी। नए नए आइडियाज, नई नई फिलॉसफी देखने मिलेंगी, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी। इसके अलावा और भी फिलॉसफीज और आइडियाज पूरी दुनिया में डेवलप हो रहे थे, चाहे आप बात करें जैनिज्म या बुद्धिज्म की या जाइनिज्म की बात करें। इस तरीके से अलग अलग आइडियाज डेवलप हो रहे थे। साथ में लोहे का प्रयोग जो है वो भी होने लगा। वाइड रेंज में बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको लोहे का यूज़ देखने मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय ये चीज़ जो थी वो कॉपर और टिन से की जाती थी। जो ब्रॉन्ज एज है वो थी हड़प्पन एज के समय, और यहाँ पर आप देखेंगे लोहे का प्रयोग हो रहा है। चाहे खेती की बात करें या फिर तलवार बनाने की बात करें या फिर और किसी चीज़ के लिए देखें तो आयरन का यूज़ होने लगा। इसके अलावा सिक्के भी बनाए जाने लगे। सिक्के, द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स भी स्टार्ट कर दी गई। अब मिंटिंग ऑफ कॉइन्स हो रही है। आयरन का यूज करके आप हथियार बनाएंगे, उससे आप जंगल काटेंगे और उससे क्या होने वाला है, नए नए रास्ते बनने वाले हैं। नए रास्ते बनेंगे तो ट्रेड भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेड और कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो सी रूट के द्वारा भी होता है। नए नए रास्ते निकाल दिए जाते हैं, चाहे वो सी रूट की बात करें, लैंड रूट की, और ट्रेड भी प्रॉस्पर करने लगता है 600 BCE से। थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी लें तो शुरुआती दौर में ये जन थे। मतलब एक गांव होगा, उसके जो लोग हैं उनको जन कह दिया। जन मतलब होता है लोग, या फिर उनका जो एक पूरा कुल होगा उसको क्लैन कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर ट्राइब होगी। फिर जनों को जोड़ दिया तो आपने जनपद बन गया। जनपद जुड़ गए बहुत सारे तो महाजनपद बन गए। महाजनपद ढेर सारे जुड़ के किंगडम बनाते हैं, और जब किंगडम साथ में जुड़ते हैं तो वो एक अंपायर का रूप ले लेते हैं। बड़ी एक अंपायर तैयार हो जाती है। यहां पर जो महाजनपद हुआ करते थे उनको राज करने वाला या तो कोई राजा हुआ करता था, या फिर अगर ये रिपब्लिक हैं तो उनमें ओलिगार्क्स मतलब कुछ जो धनाढ्य लोग होते थे वो डिसीजंस लिया करते थे महाजनपद के लिए। अब जो भी महाजनपद हैं, हर महाजनपद का एक कैपिटल सिटी होगी, और महाजनपद जो है वो जनरली उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। और जिस तरीके से आज आप देखते हैं IAS IPS इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंट है इंडिया में, उस तरीके की ब्यूरोक्रेसी आपको महाजनपदों में भी देखने मिलती थी। जरा गिनती गिने, हम देखें हमें पता कहाँ से चलता है इन महाजनपदों के बारे में। कहा जाता है कि 16 महाजनपद थे। अभी 16 कहाँ से पता चला आपको, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये जो अंगुत्तर निकाय है यहाँ से आपको पता चलता है कि 16 जनपद थे। उसके अलावा भगवत सूत्र और वाक्य प्रजापति जो जैन टेक्स्ट है, इनसे भी आपको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। जो ओलिगार्की के बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पर संघ थे जो पावर को शेयर करते थे और वोटिंग सिस्टम टाइप चलता था। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था कि 10 लोग जो हैं वो किसी भी एक बात पे चर्चा करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे। अगर 10 में से 7 ने पॉजिटिव वोट दिए तो वो काम किया जाएगा, और अगर नहीं दिए तो वो काम नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 16 महाजनपद है। नाम मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप उनको मैप में ट्रैक करते जाएं, आपको काफ़ी फायदा होगा उस चीज़ से। सबसे पहले आप अंगा देख लीजिए। अंगा कहाँ पे आपको लोकेशन दिख रही है, इस तरीके से आप अगर नोट करते जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये अंगा आ गया। उसके बाद आप देखिए असका। हर चीज़ को आप इस स्लाइड को पॉज करें और आप लोकेशंस को देखते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी सारी लोकेशंस को ट्रैक करने में, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। अवंती को देख लीजिए। अवंती के बाद आप छेदी देख लीजिए। छेदी के बाद आप देखेंगे तो गंधार यहाँ पर आ गया एकदम से। फिर खम्बुज आएंगे तो खम्बुज देखिए, ये खम्बुज ऊपर आ गया। फिर काशी तो वापस आ जाइए। काशी आपने नाम सुना है, कोसला आपने नाम सुना है। कुरु जो है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई जहाँ हुई तो वो कुरु वंश, उससे आप कौरव से कुरु वंश को ड्रॉ कर सकते हैं, वो देख लीजिए। मगध बहुत पॉपुलर है, आपको पता है। मगध के पास में आप देखेंगे तो बंगा मिल जाएगा, वहीं पर पास में आप देखें तो मल्ल मिल जाएगा, वत्स मिल जाएगा। तो इस तरफ आप देखिए जो गंगेटिक प्लेन है, इस तरफ आपको ज़्यादा महाजनपद देखने मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न साइड। तो ये सारी लोकेशंस, ये महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान देना है हमें। अब जब सोसाइटी बड़ी बनती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए, वो है क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते हैं जैसे भारत है, इंडिया इज़ अ प्लेस विद लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़ विद अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। उस केस में क्या चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो हमने बनाया, और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस रूल बुक को फॉलो करते हैं। देयर आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड फॉर एनी बॉडी फॉर दैट मैटर। सिमिलरली आप देखेंगे तो एक रूल बुक बनाई जाती है जिसको आप कहेंगे धर्मसूत्र।
अब ये धर्म सूत्र है, इसमें रूल्स और नॉर्म्स देखने मिलेंगे सोशल सेक्शंस के लिए, और ये जो सोशल सेक्शन है इसमें किंग तक को जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। किंग के लिए भी नियम दिए गए थे। और ये लिखी किसने? ये ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी गई थी इसी समय पे। बात करें मगध की पर्टिकुलरली, तो अभी तक मगध ये किंगडम बना है, ये 600 BC में एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। 16 महाजनपद हैं और 16 के 16 कोशिश करेंगे टॉप पे आने की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 16 होनहार छात्र हैं किसी क्लास में, और वो 16 के 16 छात्र जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लास में टॉप मारें। इस तरीके की व्यवस्था आप समझ सकते हैं, इस तरीके की परिस्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ से बात ये आती है कि 16 बच्चे टॉप तो मारना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आएगा, और इस केस में महाजनपद के केस में फर्स्ट आता है मगध। मगध जो है वो विक्टोरियस होता है। यहाँ पर आप देखें मगध बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो ग्रेटेस्ट एम्पायर्स हैं भारत की, जिसमें एक है मौर्यन एम्पायर, दूसरी है गुप्ता एम्पायर, ये दोनों मगध से ही ओरिजिनेट करती हैं। इसी वजह से मगध जो है उसका रेलेवेंस कहीं ज़्यादा हो जाता है। पहले के दौर में आप देखेंगे तो पहले जो कैपिटल था वो राजगृह था, जो बिहार में है। साथ में आप देखेंगे उसके बाद कैपिटल जो मगध का है वो पाटलिपुत्र हो जाता है, जो आज के समय का पटना है, और दोनों ही बिहार में है। तो आज की जो बिहार की स्थिति है, जो बीमारू स्टेट्स में बिहार को गिना जाता है, उस समय बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग थी। बिहार आज जो दिल्ली की स्थिति है, बल्कि दिल्ली की तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की स्थिति देखी जा रही है एज ए कैपिटल सिटी फॉर सच अ बिग एम्पायर, उस स्थिति से बिहार बहुत अच्छी कंडीशन में था पास्ट में। अब बात करें मगध जो है, एक तरफ आप देखेंगे बहुत राइज करेगा और फिर सक्सेसफुल होगा। अब ये कैसे होता है, इसकी वजह क्या थी, ये समझते हैं। इस पे ज़रा ध्यान ज़्यादा देना है, मेंस में इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि मगध एकदम से पावरफुल क्यों बना, बाकी भी तो महाजनपद थे, 16 में से एक ही बच्चा टॉप क्यों मारता है, एक ही बच्चा क्यों पॉपुलर है, एक ही बच्चा क्यों फर्स्ट आया है। इसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मगध के आसपास का इलाका जो है वो गंगेटिक रीजन है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी। इसके अलावा आयरन ओर के लिए जो माइंस वगैरह चाहिए, आयरन डिपॉजिट जो है वो भी आपको वहीं पे मिल जाते हैं। आगे देखेंगे तो वहाँ पर जंगल भी हैं, और जंगल में आपको मिलेंगे हाथी। हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी फौज में, तो वो भी अच्छी चीज़ मिल गई, तो आपको फौज भी मिल जाएगी। अब इसके बाद आप देखिए क्या किया जा रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करी जा रही वो गंगा की करी जाएगी। जो रिवर गंगा है उसके साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है। अब देखिए इससे कुछ और रेमिफिकेशंस है जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। मगध एम्पायर की बात करें, अगर फर्टाइल लैंड है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो आपका एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो सरप्लस होगी। जब सरप्लस ग्रोथ है उससे क्या फ़ायदा होगा? आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को फीड कर सकते हो। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को आप फीड कर सकते हो तो इससे क्या होगा? इससे ये होने वाला है कि सिकंदर जैसे महान राजा भी मगध के ऊपर हमला करने से पहले सोचेंगे। और ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से सिकंदर और उसकी फ़ौज घबरा के भाग गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता था इनके पास बहुत सारे हाथी हैं, बहुत बड़ी फ़ौज है इनके पास, जिसके मारे अलेक्जेंडर ने हम पे, मगध पे हमला नहीं किया। अब बात करें जो लोकेशंस हैं कैपिटल की, इसकी राजगीर की बात करें अगर, तो पहली चीज़ तो आप देखेंगे जो फोर्ट है ये पहाड़ पे बना है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाती है। आप जब पहाड़ पे हैं और अगर दुश्मन कहीं से भी नीचे से आ रहा है, आप आराम से उसके ऊपर वार कर सकते हैं। बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आपने आज की पिक्चरों में देखा होगा, स्नाइपर जो होता है वो स्नाइपर बड़ी किसी बिल्डिंग पे छुप के बैठ जाता है, और जहां पर भी वो अपना शिकार दिखता है वहां पर वो चुपके से गोली मार सकता है। इस तरीके से एक एडवांटेज मिल जाता है आपको लोकेशन का। इसके अलावा देखिए आप, पाटलिपुत्र जो है वो कम्युनिकेशन रूट में पड़ता है। जो गंगा है उसकी कम्युनिकेशन रूट में पाटलिपुत्र पड़ता है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी पाटलिपुत्र से। जो दो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स रहे उनके एडवांटेज हमने यहाँ देखे, और इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आते हैं, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदा, इस तरीके के बड़े बड़े जो राजा हैं वो किंगडम ऑफ मगध पर आते हैं और किंगडम में राजा बन के बढ़िया राज करते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदा, इन सब के आप टाइमलाइन देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें जो नंद डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कहा जाता है 326 BC में जब अलेक्जेंडर आया था, तो अलेक्जेंडर ने मगध पर हमला इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अलेक्जेंडर को ऐसा बताया गया था कि इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लाखों की तादाद में आर्मी है और बहुत सारे हाथी हैं इनके पास, और ये सारी चीज़ें जो हैं उससे अलेक्जेंडर की जो फौज है कहा जाता है बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब यहाँ से शुरू होती है मौर्यन एम्पायर की कहानी।
अभी तक हम बात कर रहे थे किंगडम की, और जब किंगडम बहुत सारे मिल जाते हैं उससे बनता है हमारा एम्पायर, और यहाँ पर उसी मौर्यन एम्पायर की हम चर्चा कर रहे हैं। ये मौर्यन एम्पायर जो है ये किसने एस्टैब्लिश किया, ये आपको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में इसको एस्टैब्लिश करा। पाटलिपुत्र इसका कैपिटल बनता है, और यहाँ पर इंडिया की पहली एम्पायर आपको देखने मिलेगी। 3 महत्वपूर्ण राजा जिनको आपको याद रखना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जिसमें सबसे ज़्यादा हम चर्चा करने वाले हैं अशोक की। अब हमें मॉडर्न डायनेस्टी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, व्हाट आर आवर सोर्सेज, क्योंकि ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं। तो मेगास्थनीज जो है, जो टाटा की इंडिका गाड़ी चलाता था, उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इस तरीके से याद रखें, इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा किताब, वो लिखी इंडिका। इसके अलावा जो कौटिल्य है उसकी अर्थशास्त्र से भी बहुत ज़्यादा हमें बारीकियाँ पता चलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। हमें इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता चलता ही है, अर्थ का मतलब ही है इकोनॉमी से, तो अर्थशास्त्र से हमें इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, सोशल सेटअप के बारे में पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट्स को किस तरीके से, जो बूढ़ी हो जाती थी तो कैसे काम कराया जाता था, उनके ऊपर भी एक मिनिस्टर होता था जो उनको ओवरलुक करता था। इसके अलावा आप देखेंगे जो विडोज़ हैं उनके साथ क्या सिचुएशन रहती थी, इसके ऊपर भी बात करी जाती है, और भी बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी जाती है, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स डिफाइंड थे। एक मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी है, इसमें भी चर्चा करी जाती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके साथ में आप देखेंगे जो बुद्धिस्ट, जैना और पौराणिक लिटरेचर है, इसमें भी चूंकि इतने बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े और ताकतवर राजा हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे जो पौराणिक लिटरेचर हों या फिर बुद्धिस्ट, जैन जो भी लिटरेचर थे उनमें बात ना की गई हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जैसे सिक्के मिल जाएं या फिर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या फिर स्कल्पचर्स मिले हैं। जैसे आपको मालूम है जो हमारा एम्बलम पे जो 4 शेर बने हैं वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने सारनाथ से लिया है। इस तरीके से अलग अलग स्कल्पचर्स भी मिलते हैं हमें। लौरिया नंदरगढ़ में हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं, यक्षी का एक जो दीदारगंज में यक्षी का एक पूरा स्कल्पचर मिलता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा सिक्के भी मिले हैं और इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, जैसे सांची का इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाया था। अब जरा हम बात करें अशोक के बारे में पर्टिकुलरली, बिकॉज ही वॉज वन अमंग द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रूलर इन द मौर्यन एम्पायर। इन्होंने एक लड़ाई की, कहानी शुरू से सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। किताब में थोड़ा जम्बल्ड वे में दिया है। ये एक लड़ाई करते हैं और ये लड़ाई होती है 261 BC में। लड़ाई का आपको नाम पता है, कलिंग की लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद ये देखते हैं बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, कुछ अपने हाथ पैर खो देते हैं, औरतें बैठ के रो रही हैं और खून बह रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं। जब इस तरीके की चीज़ें अशोक देखते हैं तो फिर वो अपना रास्ता बदलने की बात करते हैं। जब वो अपना रास्ता बदलने की बात करते हैं तो वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो धम्मा, जो बौद्ध धर्म में जो धर्म बताया गया है, उसको प्रोपेगेट करने लगते हैं। और जहाँ पर भी ट्रैवलर्स की रूट थी, जहाँ से लोग निकलते थे, जो भी इंपॉर्टेंट रास्ते थे, जो कॉमन पॉइंट्स थे, उन सब पे इस तरीके के पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस लगाते थे जिस पे धम्मा लिखा रहता था। धम्मा के बारे में, जो धर्म है उनके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब लिखा होता था। इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। और ये जो धम्मा वाले जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें ये भी लिखा रहेगा अशोक के करियर के बारे में, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके सब्जेक्ट्स को लेकर इसके बारे में भी रहेगा, और जो एम्पायर है उसकी बाउंड्रीज या बॉर्डर्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। भाषा जिसका प्रयोग करा जाएगा लिखने के लिए, जो स्क्रिप्ट यूज़ करी जाएगी, आम आदमी उस समय प्राकृत समझते थे तो प्राकृत लिखी जाएगी। ऐसी जगहें जहाँ पर दूसरी भाषा चलती है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अर्मेनिक और ग्रीक चलती थी, तो वहाँ पर अर्मेनिक और ग्रीक में लिखा जाएगा। कहीं पर आप देखेंगे ब्राह्मी एज अ स्क्रिप्ट चल रही है तो वहाँ पर ब्राह्मी यूज़ करी जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी एज अ स्क्रिप्ट चलती थी तो खरोष्टी को यूज़ किया जाता था। और जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जैसे कि अफगानिस्तान के इलाके में, अर्मेनिक और ग्रीक का भी यूज़ किया जाता था। यहाँ पर आप सीधे हाथ पे देखें, खरोष्टी स्क्रिप्ट इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो पिक्चर्स हैं वो देखते जाएं। यहाँ से सवाल कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। 2019 में सवाल आ चुका है अशोका के इंस्क्रिप्शंस का, जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में पूछा जा चुका है। रॉक एडिक्ट्स जो रहे हैं अशोका के, उनके बारे में पूछा जा चुका है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अशोका की बात करें तो इनके राइन में आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ग्रेट जो लीडर रहे हैं, एम्परर रहे हैं, वो अशोक रहे हैं मौर्यन एम्पायर के। कलिंग वाली कहानी हमने पूरी समझ ली है, और इनकी जो पॉलिसी थी पहले भैरी घोषा की, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है धर्म घोषा से, और ये बुद्धिस्ट बन जाते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं। ये है पूरी कहानी।
अब मैंने आपको धम्मा बताया जो प्राकृत शब्द है और इसका सही मायने में संस्कृत अर्थ होता है धर्म। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपका धर्म क्या होगा, आपका धर्म है पढ़ना। इस तरीके से अलग अलग आदमी को अपना धर्म मानना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर है ड्यूटीज, कि आपका एज अ पर्सन जो भी आप काम कर रहे हो आपकी क्या ड्यूटी है। तो ये जो धम्मा पॉलिसी है ये एम्परर अशोक के द्वारा अडॉप्ट करी जाती है। इसमें बात करी जाएगी मोरल्स की और एथिकल कोड की बात करी जाएगी। यहाँ पर ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे नहीं देखी जाती थी कि आपकी पर्टिकुलर, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं आपके ऊपर भी बुद्धिज्म को इम्पोज करूंगा, आपको भी बुद्धिज्म को फॉलो करना है, इस तरीके से बात नहीं हुआ करती थी। तो धम्मा जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये याद रखना है। कभी भी आपको प्रीलिम में पूछा जा सकता है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अब धम्मा जो है वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको बुद्धिस्ट बनने की जरूरत है। ये जो धम्मा है ये ऐसे टाइम पे आता है जब आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनमें टसल देखने मिलता था। और जब ये धम्मा पॉलिसीज को इनिशिएट करा जाता है तो ये सोशल और रिलीजियस टेंशंस हैं इनको बहुत हद तक एलिमिनेट करने में सहयोग मिलता है अशोक को। अशोक अपनी जो भी धम्मा की पॉलिसीज हैं उनको रॉक एडिक्ट पे कहीं ना कहीं इस तरीके से गुदवा देगा, पत्थरों पे लिखवा देगा ताकि लोग जो है वो पढ़ सकें, जिसमें वो बताएंगे कि अपने जो माता पिता हैं, अपने जो टीचर्स हैं, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, उनकी बात सुनो। ब्राह्मण है या फिर कोई भिक्षु है या फिर कोई गरीब है उसके साथ आपको जनरस रहना चाहिए, उसको दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। आपके जो स्लेव्स हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं उनको भी आपको काइंडली ट्रीट करना चाहिए। रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करके रखना है, मतलब आपका रिलीजन और सामने वाले का रिलीजन ऐसा नहीं कि आपका ज़्यादा अच्छा है उसका खराब है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक टॉलरेंस, एक बैलेंस की ज़रूरत है। साथ में नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना है, अहिंसा को प्रैक्टिस करना है। अब कितनी अजीब बात है, एक राजा जो कलिंग की लड़ाई लड़ता है और जिसने अपने भाइयों को, ऐसा कहा जाता है कि 100 भाइयों को मारने के बाद अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा था। ऐसी स्थिति में वो आदमी अगर एकदम अहिंसा की बात करता है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उसके दिमाग पे कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा होगा वॉयलेंस को देख के, जो कलिंगी की लड़ाई है उसके आउटकम को देख के। इसके बाद ही कहते हैं कि ट्रूथफुलनेस, मोरालिटी और प्योरिटी, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, हमें आदर्शवादी तरीके से और शुद्ध प्योरिटी के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। यहां से बात आती है कि ये जो काम है ये धम्मा को फैलाने का, इसके लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेशल ऑफिसर्स असाइन करे जाते थे अशोक के द्वारा, जो दिन में अपना काम करते थे और शाम को ये धम्मा को लोगों तक पहुंचाते थे, जो धम्मा का मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाते थे। जो टीचर होते थे, बुद्धा टीचर्स जो धम्मा की बात करते थे, उनको आप कहते हैं थेरास या फिर थेरीस, जो लेडीज या फिर जेंट्स होते हैं। और यहाँ पर धर्म के जो महामंत्राज हैं वो अपना काम करेंगे दिन भर और शाम को वो ऑफिसर्स धम्मा के बारे में बताएंगे आम जनता को। अब इसके बाद जरा एम्पायर के बारे में समझे। एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जैसे पाटलिपुत्र तो हो गया कैपिटल, तक्षशिला जो है वो महत्वपूर्ण कैपिटल भी है, और नालंदा और तक्षशिला जो दो जगह हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नालंदा और तक्षशिला के बारे में। ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती थी और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती थी और यहाँ पर आके पढ़ने का काम करती थी। उज्जैनी जो आज के समय में उज्जैन है, मालवा प्लेटो के पास में, इंदौर के पास में पड़ता है, वो भी एक प्रोविंशियल कैपिटल था। फिर उसके बाद आप तुलासा देखेंगे, तुसाली देखेंगे, और फिर है आपकी स्वर्ण नगरी। इन सब की लोकेशंस आपको देखनी है। जब भी अगर मैं आपको राइट हैंड साइड पे एक मैप लगा के देता हूँ, कोशिश करें कि स्लाइड को पॉज करें और उन लोकेशंस को मार्क करने का प्रयास करें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हम देखेंगे। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा बनने के पहले उज्जैनी के गवर्नर बनाया गया था अशोक को, उज्जैनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण नगरी जो है वो इस तरफ आपको देखने मिल रहा है, जो KGF पिक्चर बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो इसी इलाके में है। तो स्वर्ण नगरी आपको याद रखना है, स्वर्णगिरी, ठीक है। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस वो आपको मार्क करनी है। बात यहाँ आती है कि इतना बड़ा एम्पायर है, यहाँ पर देखिए पूरा जो एम्पायर दिखा जा रहा है ये पूरा एम्पायर है। अब इस पूरे एम्पायर को अगर आपको कंट्रोल करना है, और राजा यहाँ पर बैठा है, ये पाटलिपुत्र में बैठा राजा, आपको लगता है राजा जो है वो इतने वास्ट एम्पायर पे बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है? उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल होने वाला है वो होने वाला है कैपिटल्स पे, और जो मैंने प्रोविंशियल सेंटर्स आपको बताए उन पे होने वाला है, जैसे कि तक्षशिला, तोसाली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, इन सब जगहों पर होने वाला है कंट्रोल।
इसके अलावा आप देखेंगे जो ट्रेड रूट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता था, और जो गोल्ड माइंस हैं कर्नाटका में जो आप स्वर्णगिरी कह रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा कंट्रोल होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक साइट्स हैं जहाँ से स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है वो ज़मीन और नदी दोनों की हेल्प से, दोनों रूट्स से कम्युनिकेशन किया जाता था। और जो जर्नी है, जो सफ़र करना है, अगर आपको प्रोविंस से, अगर आप सेंटर से प्रोविंस तक जा रहे हैं तो इसमें आपको लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। इस तरीके से हमें पता चलता है। अशोक अपना जो धम्मा का जो काम है उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स बनाता था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेगास्थनीज अपनी इंडिका में भी ऑफिसर्स के बारे में लिखते हैं जो अलग अलग काम करते थे। जैसे कोई रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा, कोई माइनिंग का जो काम है उसको ऑब्जर्व करेगा, कोई कलेक्शन का काम कर रहा है तो कोई कैलकुलेशन का काम कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग काम जो है वो मेगास्थनीज एक्सप्लेन करता है, जो जो ऑफिसर्स की ड्यूटी थी उनके बारे में। इसके अलावा मैंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि बारीक से बारीक डिटेल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोस्टिट्यूट्स बूढ़ी हो जाएंगी, या फिर मान के चलिए आप जो विडोज़ हैं वो अगर हैं तो उनके साथ क्या होता था, उनको सोसाइटी में कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता था, उनका क्या रूल्स थे कि आपको अंधेरे में ही निकलना है, दिन की लाइट में आपको नहीं निकलना है, या फिर आपको दिन की लाइट में निकलना है तो कितने बजे निकलना है, कपड़े आपको बना के देने हैं, कपड़े अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा आपके साथ, हर चीज़ वेल डिफाइंड थी। अगर गार्ड आपकी तरफ देखता है, गार्ड अगर आपको गलत नज़र से देखता है तो गार्ड के साथ क्या होगा, ये भी दिया है। और ये हमने एनसीईआरटी में पिछले चैप्टर्स में और पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मिलिट्री में भी बहुत सारे हिस्से हुआ करते हैं। आज भी आप देखेंगे तो इन्फेंट्री जो होती है, अब देखिए जो तोप का काम करते होंगे उनका अलग अलग से एक ग्रुप बनेगा जो कि तोप को हैंडल करेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन करके सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उनका अलग काम होगा। जो कैंटीन देखेंगे उनका अलग काम होगा। इस तरीके से जो आर्मी है उसके अलग अलग काम डिवाइड कर दिए जाएंगे। और मेगास्थनीज हमें यही बताते हैं। मेगास्थनीज बताते हैं कि कमिटीज़ बनाई जाती थी, जैसे जिसके अंदर 6 सब कमेटी हुआ करती थी। आप देखिए, एक कमेटी होगी जो नेवी का ध्यान रखेगी, एक कमेटी होगी जो ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान देगी, एक होगी जो पैदल सोल्जर्स के बारे में ध्यान देगी, एक घोड़े का, हाथी का, और ये जो चैरियट होता है आपका रथ होता है इसके बारे में भी ध्यान देंगे। तो पूरी आर्मी में सब डिविजन्स थे, कमिटीज डिवाइड कर दी गई थी। अब बात करें जो मौर्यन एम्पायर है वो क्या इंपॉर्टेंट है। सही मायने में जब इसकी डिस्कवरी होती है, मैं आपको बताता हूं, ये कहानी है 1796 और 1818। इस समय पे आप देखेंगे ये अमरावती का स्तूप और यहाँ पर सांची का स्तूप जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जब इसके बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ में जो ये जो भाषाएं लिखी हैं इसको डिसेफर कर लिया जाता है, उसके बाद इंडियंस में एक अलग ही उत्साह आ जाता है। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनको अलग ही मज़ा आ जाता है। उनको पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी पुरानी है और हमारी हिस्ट्री में भी अशोक जैसा एक पावरफुल रूलर था। अशोक को एज ए नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे देखा जाता है 20वीं सेंचुरी में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक इंस्पिरेशन भर जाती है। जो भी जितने भी नेशनल लीडर थे, जो नेशनल फिगर्स थे, उन सब में एक इंस्पायरिंग फिगर के तरीके से देखा जाता है। जो एक इतना महान राजा उसके तौर पे देखा जाता है। 150 साल मॉडर्न साम्राज्य चलता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं था। आप मुगल्स के कंपैरिजन में देखेंगे या फिर आप उसके पहले के जो राजवंश देखेंगे उस हिसाब से 150 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें जो मौर्यन एम्पायर है वो अपने आप में बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करके रखा था, बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता था। जहाँ पर आपको देखने मिलेगा क्या कि जो एम्पायर है उसमें सेंटर्स में या प्रोविंसेस में तो बढ़िया कंट्रोल है, लेकिन जो दूसरे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था, थोड़ा सा ढीला डाला होता था। अब जैसे जैसे अशोक आते हैं, अशोक के बाद आप देखेंगे तो उनके आगे के जो एंसेस्टर्स या सक्सेसर्स आते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि अब वो अहिंसा वाले मतलब अब वो लड़ेंगे नहीं, अब वो कुछ नहीं करेंगे, अपने वो पावर जो है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब वो पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं। जब वो वीक होते हैं तो जो सेंट्रल पावर जब वीक होता है तो क्या होता है, जो भी चीफ्स होते हैं वो अपने एम्बिशंस के हिसाब से स्टेट को कार्व आउट करते हैं। और यही चीज़ होती है, जो बड़ा एम्पायर है वो डिटेरियरेट होता है और नए नए जो चीफ्स हैं वो अपने अपने किंगडम्स बना लेते हैं। और आप देखेंगे इतना बड़ा एम्पायर है, जब वो टूटता है तो छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये मैप ध्यान से देखें, यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसके बारे में बताया है। सवाल आ जाता है प्रीलिम्स में, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स हम देख लेते हैं। कांधार में देख लीजिए, मनसेहरा, शाबाजगरी, 3 ये आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए। उसके बाद कलसी, ये चौथा हो गया मेजर रॉक एडिक्ट, 4 तो याद हो जाएंगे।
फिर नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात में गिरनार, फिर यहाँ पर देखिए सोपारा महाराष्ट्र, फिर सनाती, सनाती के बाद यहाँ पर आप देखिए तो शिशुपालगढ़ और जोगाड़ा, 2 3 5 और 3 8 और 1 9, इतने ही हो रहे हैं। 9 आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स तो याद रखने हैं कम से कम। इसके बाद आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा पिलर्स पे भी ध्यान दे लेना आप। ये तोपरा हो गया, तोपरा है, मेरठ है, गुजारा, कौशाम्बी, अराउर, सारनाथ, सासाराम और लौरिया अरजगढ़, लौरिया रंदनगढ़, उसके बाद रामपुरवा और रोमिंदई। जो भी जगह है एक बार बस नज़र मान लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पिलर है ये इंपॉर्टेंट है और जो आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनसे सवाल आ जाते हैं, इसीलिए नज़र मानना ज़्यादा अच्छा होगा, फ़ायदा हो जाएगा इससे।